प्रस्तुत हुई हूँ। उसी अध्याय को लेकर ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन की प्रक्रिया को लेकर आपके सामने, लेकिन अभी किसको लेकर है? इससे पहले जो भाग आपको दिखाए गए हैं, आप तक पहुंचे हैं, वो अब तक क्या था? नर प्रजनन प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया को हम लोगों ने देखा था। तो आज इस वक्त हम लोग क्या मादा प्रजनन प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपसे परिचित हूँ, फिर भी अपना परिचय फिर से दे दूं। मैं काकोली साहा, शिक्षिका, डीएवी पब्लिक स्कूल, सीसीएल। तो चलो आज हम लोग क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो 10वीं में आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर, मादा जो प्रजनन अंग है उसके बारे में कुछ तो पढ़ चुके हो। तो आज हम लोग उसको थोड़ा सा कुछ और स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड है जिसके साथ हम लोग उसको आगे लेकर जाएंगे। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्या है? पूरा स्ट्रक्चर किसका है? मादा प्रजनन सिस्टम जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका है। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एक एक करके सारे पार्ट्स को हम लोग को अच्छा से देखना है और समझना है फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, नहीं तो सिर्फ नाम पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो चलो पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग पहले ये वाले पार्ट को पढ़ते हैं, इस जगह से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है? फैलोपियन ट्यूब। देखो तुम लोगों ने पढ़ा था जो भी निषेचन की प्रक्रिया है या फर्टिलाइजेशन, वो चूंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? मादा में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। इसीलिए ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब तुम लोग तो जानते ही हो। तो फर्स्ट हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं? ये जो पार्ट है इससे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। लेकिन इस फैलोपियन ट्यूब के भी कुछ भाग हैं जो आपको समझनी है, ठीक है? तो फर्स्ट आप लोग जान लो, फैलोपियन ट्यूब बोलने से पहले जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मादा में, उसको क्या बोलते हैं? ओवरीज। जो एग, ओवम, एग्स जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? ओवरी में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? ओवरी में। और ये ओवरी जानते हो 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये लिगामेंट से अटैच्ड है पेल्विक रीजन में और यूट्रस के साथ। देखोगे अटैचमेंट को, तो ये अटैचमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो कितने ओवरीज हैं एक मादा में? कितने ओवरीज हैं? 2 है। And what is the function of ovaries? The function of ovary is to produce egg. जैसे the function of testis was to produce sperm, the function of ovary is to produce egg. ये egg यहाँ पे बना, कहाँ पे बना? ओवरीज में बना। उसके बाद हम लोग देखेंगे, प्रक्रियाएं देखेंगे कैसे वो एग्स में बहुत सारे बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, तब जाके वो एग क्या है? ओवरी से निकलेगा। द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। क्या नाम है? ओव्यूलेशन, उस प्रोसेस का। लेकिन वो उसके पहले ये हम लोग जान ले, ओवरी से एग रिलीज होने के बाद उसको कहाँ पहुंचना है। इसलिए मैं फैलोपियन ट्यूब से स्टार्ट की, ठीक है? तो उसको कहाँ पे पहुंचना है बच्चों? क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होने वाली है? फैलोपियन ट्यूब में होने वाली है निषेचन की प्रक्रिया। और इसीलिए जो भी ओवम और एग है उसको कहाँ पे उसको रिलीज होकर कहाँ पहुंचना है? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना है। तो फैलोपियन ट्यूब के भी कुछ भाग हैं, पार्ट्स हैं, जिसका अलग अलग नाम है, जिसको, और देखो बनावट भी ऐसे बना हुआ है ना, जो उसका जो फंक्शन है, काम है, वो उसको सटीक उसके स्ट्रक्चर के साथ मिलान होता है, ठीक है? जैसे ये वाला पार्ट देखो, ये वाले पार्ट को जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे से देखो,
प्रोजेक्शंस बताया गया है डायग्राम में। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ तुमको दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? फिम्ब्रेई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रेई। तो ये ऑब्वियस है बच्चों, जब एक ओवरी से रिलीज हुआ उसको फेलोपियन ट्यूब में पहुंचना है तो कोई पकड़े उसको, कोई पकड़े उसको। तो देखो ये जो बनावट है एकदम सटीक है। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से वो क्या करता है? अंडा को पकड़ता है। क्या करता है? एग को पकड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है उसका नाम क्या है? फिम्ब्रेई के बाद जो एक्सटेंडेड पार्ट है, जो ब्रॉडर पार्ट है, उसका नाम क्या है? इनफंडिबुलम। क्या नाम है? इनफंडिबुलम। और अल्टीमेटली आपका ये जो फेलोपियन ट्यूब का ये अहम जगह है जिसका नाम क्या है? एम्पुला। क्या नाम है? एम्पुला। एम्पुला और एक पार्ट है इस्थमस, लेकिन मैं बता रही हूँ अभी सब बताकर छोड़ दे रही हूँ। एम्पुला एक अहम जगह है। क्यों है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो देखो फर्स्ट हम लोग क्या देखे? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दी ओवरी। और कब रिलीज होगा ये हम लोग देखेंगे बाद में। रिलीज हुआ, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? इट इज द फिम्ब्रेई। वो क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। और ये क्या है? फिम्ब्रेई। फिर एक ब्रॉडर पार्ट आप देखोगे फेलोपियन ट्यूब का, उसका नाम क्या है? इनफंडिबुलम। व्हाट इट इज? इनफंडिबुलम। देन यू विल फाइंड वन अदर पार्ट इन द फेलोपियन ट्यूब, और एक भाग आपको दिखाई देगा, उसका नाम क्या है? एम्पुला। क्या नाम है? एम्पुला। और मैं बता रही हूँ फिर से ये एक बहुत अहम जगह है, स्पॉट है फेलोपियन ट्यूब में। और उसके बाद थोड़े दूर में आप यहाँ पे क्या देखोगे? यूट्रस के साइड में जब अग्रसर हो रहा है तब आप क्या देखोगे? वो वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। तो फेलोपियन ट्यूब में आप लोगों ने 4 पार्ट देखा। किससे स्टार्ट करोगे? फिम्ब्रेई। फिर क्या है? इनफंडिबुलम। फिर क्या है आपका? एम्पुला। फिर क्या है? इस्थमस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन यू सी, आप किस पार्ट में आ रहे हैं? एक इनलार्ज पार्ट या कैप लाइक फिश स्ट्रक्चर, उस जगह को हम क्या बोलेंगे? यूटेराइन फंडस। तो ये जो एग है, एग रिलीज होने के बाद ये फिम्ब्रेई क्या करेगा? एग को पकड़ेगा, अंदर लाएगा फेलोपियन ट्यूब में। इफ इन द फेलोपियन ट्यूब, उसको वो पहुंचने के बाद फेलोपियन ट्यूब में एक स्पेसिफिक जगह है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलो बोल ही देते हैं एम्पुला वो रीजन है। वो एम्पुला तक पहुंचा, वहां पे यदि उसको एक स्पर्म मिल गया, क्या मिल गया? ये मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यदि वहां पे एक स्पर्म पहुंचा हुआ है और एक है ही तो पहुंच रहा है, तब आप क्या देखोगे? या दोनों एक ही समय में पहुंच चुके हैं, तब आप क्या देखोगे? निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली है। क्या है? निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली है। और यदि नहीं है स्पर्म तो क्या होगा? वो एक अल्टीमेटली क्या होगा? उसका भविष्य क्या है वो ओवम का, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यदि उसको स्पर्म नहीं मिला, निषेचन नहीं हुआ, तो जो भी है, यदि निषेचन की प्रक्रिया हुई तो वो जो भी जाइगोट बना वो बहुत सारा डिविजन्स होगा बच्चों, और बहुत डिफरेंट नेम्स है। दैट वी विल सी, हम लोग देखेंगे वन बाय वन। और धीरे धीरे क्या देखोगे? वो किस कैविटी में आएगा? एक मस्कुलर कैविटी है मादा प्रजनन तंत्र में, जिसका नाम क्या है? यूटेराइन कैविटी। क्या नाम है? यूटेराइन कैविटी। व्हाट इज द नेम? गर्भाशय, जिसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय मस्कुलर कैविटी है। तो ये मस्कुलर कैविटी की खास बात है, इसमें 3 लेयर से बना हुआ है। ये 3 लेयर से बना हुआ है। क्या देखोगे? बाहर वाले को क्या बोलते हैं? 3 लेयर पेरीमेट्रियम। बीच वाले को क्या बोलेंगे? मस्कुलर वाले पार्ट को मायोमेट्रियम। और अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम। तो वो सेम चीज यहाँ पे मैं दोहरा रही हूँ। देखो ये जो अंदर वाला पार्ट है यूट्रस लाइनिंग का, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग
ये जो एंडोमेट्रियम है, देखो मैं दिखा रही हूँ पिंक कलर से, क्यों? क्योंकि ये दिस लेयर ये रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल से। किससे? ब्लड वेसल से। क्यों? उसका भी देखो हर चीज का गठन इस तरह से बना हुआ है ना, इस सारे प्रजनन तंत्र में जो कोई ना कोई उसके पीछे एक कारण होगा जो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। तो अंदर वाले लेयर में जिसमें रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स को दिखाने के लिए मैं पिंक कलर को यूज की हूँ, उसको क्या बोला जाता है? एंडोमेट्रियम। क्या बोला जा रहा है? एंडोमेट्रियम। एंडो मतलब अंदर। फिर बीच वाला जो मस्कुलर पार्ट है, आप देखते हो ना गर्भाशय, जब एक यदि निषेचन की प्रक्रिया हो गई है तो जो जाइगोट है वो डिविजन्स होते हुए वो कहाँ पे पहुंचता है? इस गर्भाशय में यूट्रस में पहुंचता है। और धीरे धीरे आप क्या देखोगे, जैसे दिन बढ़ते हैं, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट बढ़ता है, तो आप क्या देखते हो? गर्भाशय का जो आकार है उसमें भी बदलाव आता है। और ये बदलाव क्यों आता है? क्योंकि ये गठित है इस प्रकार, इसी तरह से ये गठित है कि उसका आकार वो इलास्टिक है। जैसे जैसे एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट आगे चलता जाएगा तो वो गर्भाशय क्या होगा? आपका बढ़ेगा। क्या होगा? इनलार्ज होगा। ठीक है, तो आप क्या देखते हो? तो उसका बढ़ने का प्रक्रिया को आप देख सकते हो, जो कि बाहर से ही दिखाई देता है। तो ये मस्कुलर होने की वजह से, और बाहर में ये जो एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, उसको क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। व्हाट इट इज नोन एज, उसको क्या नाम दिया गया है? पेरीमेट्रियम। सो 3 लेयर आप लोगों ने देखा ना, यह बहुत अच्छे से 3 लेयर्स को हमको दिखाया गया है। वो क्या क्या है? एंडो है, मायो है, एंडो है, मायो है और पेरीमेट्रियम है। तो उसके बाद सारा हो गया। उसके बाद आप जो मादा प्रजनन तंत्र है, उसके बाद आप जैसे ही एक यूट्रस कैविटी से बाहर एक रास्ता है, उसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। और वो उसके साथ जो एसोसिएटेड मादा प्रजनन तंत्र में जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। और जो अल्टीमेटली लास्ट वाला पार्ट है वो क्या है? वजाइना। वो क्या है? वजाइना। व्हाट इट इज? वजाइना। तो यूट्रस के जस्ट बाद आप क्या देखते हो? सर्विक्स। वो एक कैनाल है, एक रास्ता है, एक पैसेज है, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। और लास्ट पार्ट जो है वो है वजाइना। अब जो ये शुक्राणु है वो कैसे पहुंचता है वो रास्ता भी मैं इसी से बता देती हूँ। जो शुक्राणु है, इंसेमिनेशन मैं बता चुकी थी ना, जब एक नर मादा मिलते हैं, कॉपुलेशन होता है, तो नर क्या करते हैं? इंसेमिनेट करते हैं, अपने जो सीमेन है उसको छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हैं? मादा के वजाइना में। कहाँ डालते हैं? मादा के वजाइना में। और वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लिया। क्या देख लिया? स्पर्म का स्ट्रक्चर। शुक्राणु को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर आप क्या देखोगे? इंसेमिनेशन। इस जगह पे इंसेमिनेशन हुआ तो थ्रू द सर्वाइकल कैनाल यूट्रस होता हुआ ये कहाँ पे पहुंचेगा? फेलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। फेलोपियन ट्यूब के कहाँ तक इसको पहुंचना है? एम्पुला में पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? एम्पुला में पहुंचना है। मिलियंस, एक इजैकुलेशन में, एक इंसेमिनेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन उसमें से सारा फर्टिलिटी का कैपेबिलिटी नहीं रहता है। रास्ते में ही कुछ हार जाते हैं या किसी का स्ट्रक्चर गड़बड़ रहता है, कोई फंक्शनली डिसेबल्ड रहते हैं, मीन्स फंक्शनली काम उतना अच्छा से नहीं कर पाते हैं, तो सारे नहीं पहुंच पाते हैं उस मिलियन में, लेकिन बहुत संख्या में पहुंचते हैं। तो ये हुआ सारा, दिस वॉज ऑल अबाउट, ये सारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो देख लिए थे आप लोग पहले दिन, आज क्या देखें? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसमें देखे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसको अच्छे से याद रखोगे। यदि अच्छे से नहीं याद रखोगे बच्चों तो फिर याद रखना मतलब समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ या बोलने वाली हूँ। तो चलो आगे चलते हैं। तो मेल जो नर प्रजनन तंत्र में तुम लोगों ने क्या देखा, जब प्यूबर्टी हुआ, जब प्यूबर्टी अटेन किया, किसी बच्चे ने प्यूबर्टी अटेन किया, 12-13 साल का हुआ, देन व्हाट हैपेंड, वो प्यूबर्टी अटेन करने के साथ आप लोगों ने देखा, क्या देखा, व्हाट डिड यू ऑल सी, वो प्यूबर्टी में उसका क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, वो शुक्राणु का गठन उस समय स्टार्ट हो रहा था। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप कब देखे उसको, प्यूबर्टी में। कब देखे, प्यूबर्टी में, उसके पहले नहीं। कोई भी चीज उसके पहले नहीं होता है, वो स्टार्ट होता है नर में। वो स्टार्ट कब होगा, जब आप वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करोगे, जब आप 12-13 साल के होगे, उस वक्त ही आप में ये लागू होगा। लेकिन जो मादा प्रजनन तंत्र है ये बिल्कुल हटकर है बच्चों, और इसमें जानने की जरूरत है। जब एक बच्ची जन्म लेती है, एक लड़की जन्म लेती है, जब उसका गठन माँ के गर्भाशय में स्टार्ट होता है, उसी वक्त उसका ओवरी, एग्स बनाना, ओवम का गठन होना शुरू हो जाता है। प्यूबर्टी के लिए वेट नहीं करता है। तो एक फीटल ओवरी में मतलब एक लड़की का जो गठन है, फीटल ओवरी मतलब वो माँ के गर्भाशय में है, उस वक्त आप क्या देखोगे, वो एग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और बहुत मिलियंस ऑफ एग्स रहते हैं उस वक्त, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, एक लड़की तो तुरंत जन्म के साथ नहीं ना सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेती है। तुम लोग तो पढ़े हो, लड़का हो या लड़की हो, एक एज आता है जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं। तो जब ओवरी में एग बन गया है, इसका मतलब नहीं है एक लड़की जन्म के साथ ही सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेगी, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन वो बनना शुरू हो जाता है, वो प्रक्रिया शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या देखोगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, जन्म के साथ फीटल ओवरी में, माँ के गर्भाशय में एक बच्ची है, तभी उसका क्या हो गया, ओवरी में क्या स्टार्ट हो गया, एग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन मियोसिस 1 क्या देखोगे, कहाँ तक वो डिवीजन होकर रुक जाएगा जानते हो, जो माइटोसिस है, नंबर इंक्रीज हुए माइटोसिस से, जैसे आप लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़े, इसमें भी वो हुआ। फिर क्या होगा, मियोसिस होगा, फिर क्या होगा, मियोसिस होगा। लेकिन गर्भाशय में जब एक लड़की है, जब उसका अस्तित्व बन रहा है, तब आप क्या देखोगे, कितने तक, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 तक बनकर वो रुक जाएगा, वो ठहर जाएगा उसी जगह। बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वो कब स्टार्ट होगा, जब एक लड़की सेक्सुअल मैच्योरिटी मतलब 12-13 साल या जो 15 साल, ये तो एवरेज है, इसका कोई लिमिटेशंस मीन्स एक एवरेज लिमिटेशंस है, बोल नहीं सकते हैं 12 या 13 साल में, तब जाके बाकी डिविजन्स होता है। लेकिन कहाँ तक ये डिवीजन होकर रुक जाता है, आप लोगों ने पढ़ा है ना, मियोसिस 1, मियोसिस 2, कहाँ तक होकर जो बने हैं फीटल ओवरी में, जो माँ के गर्भाशय में जिसका उत्पत्ति हो रहा है, जो लड़की है उसके ओवरी में एग्स बन गए हैं, उसका डिवीजन मतलब oogonia मदर सेल है, वो क्या है, oogonia मदर सेल, उसका डिवीजन कुछ हो चुका होता है, कुछ हद तक ये लोग डिवाइड कर चुके होते हैं। और कहाँ तक होकर रुक जाता है बच्चों, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो समझ में आ रहा है ना, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। इसके बाद बाकी डिवीजन नहीं होने वाला है। बाकी डिवीजन आपका कब होने वाला है, जब एक लड़की अपना सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करेगी, जब एक लड़की एक सेक्सुअल मैच्योरिटी अपना अटेन करेगी। तो फर्स्ट आपका क्या है, फीटल ओवरी में मीन्स गर्भाशय में जब एक बच्ची है,
तो उसमें जो एग्स बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे, oogonia मदर सेल। क्या बोलेंगे, oogonia मदर सेल। और उसमें कितना डिवीजन हो चुका होगा बच्चों, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो आप क्या देखोगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 बन के रुक गया, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes। क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes। व्हाट डू वी कॉल देम, प्राइमरी oocytes। उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes। ठीक है, मतलब यूट्रस में, गर्भाशय में बच्चे का गठन हो रहा है, उसके ओवरी में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, प्राइमरी oocytes वहां पे मौजूद है, बाकी डिविजन्स नहीं होते। अब धीरे धीरे आप क्या देखोगे, ये जैसे ही एक लड़की प्यूबर्टी की तरफ आगे बढ़ रही है, तब आप क्या देखोगे, ये जो प्राइमरी oocyte है ये अपने आप के चारों तरफ, मतलब ये रुक गया है। एक लड़की जन्म ली है, वो उसका चल रहा है, 4 साल की हुई, 5 साल की हुई, 10 साल की हुई, जैसा था वैसे, लेकिन धीरे धीरे कुछ प्रक्रियाएं चलते रहती हैं। जो ये प्राइमरी oocyte है बहुत नाजुक है, ये क्या करता है, धीरे धीरे अपने और सेल का गठन करता है। क्या करता है, सेल का गठन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। और ये ग्रैनुलोसा सेल इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ बन जाता है, और उसको अब क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। पहले क्या था, प्राइमरी oocyte, मतलब सिर्फ वो अंडे का इनिशियल स्टेज था, अंडे का इनिशियल स्टेज था, लेकिन अब उसके चारों तरफ क्या बन गया, चारों तरफ आप देखिए, इट गेट्स सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स एंड दैट इज नोन एज प्राइमरी oocyte। उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। व्हाट इट इज नोन एज, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी follicles, what they are known as primary। this primary oocyte पहले एक लड़की के जन्म के साथ क्या हुआ, एक लड़की जन्म ली, means in the fetal ovary when she is in the uterus of the mother, the ovary, उसका जो ovary है, वो ovary में क्या स्टार्ट हो गया बच्चों, what the eggs were produced, the eggs were produced, but वो मेच्योर एग्स नहीं था, वो किस स्टेज में है, अभी भी इमैच्योर है, लेकिन कुछ डिविजन्स होते हैं, सम लिटिल बिट ऑफ डिविजन्स टेक प्लेस, और वो पहले हुआ, और क्या हुआ, मियोसिस। नेक्स्ट डिवीजन क्या है, मियोसिस, और मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है। तो कौन सा होता है, मियोसिस 1 से स्टार्ट होगा, और मियोसिस 1 का कौन सा फेज, प्रोफेज 1। कौन सा, प्रोफेज 1। इतना होकर रुक जाता है, और क्या है, एक लड़की जैसे अग्रसर होते रहती है अपने सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ, अल्टीमेटली उस स्टेज में रह के बाकी का काम कब होता है, उस सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन होने के बाद उस लड़की के प्रजनन तंत्र में ये प्रक्रियाएं अब आगे बढ़नी शुरू होती है। तो ये जो प्राइमरी oocytes है, ये प्राइमरी oocytes अब क्या होगा, अपने चारों तरफ कुछ सेल्स बनाना शुरू करेगा, और दो सेल्स आर नोन एज ग्रैनुलोसा सेल्स। उस सेल को क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। एंड दिस ग्रैनुलोसा सेल्स, what happens, this granulosa cells surrounds the primary oocytes and what does it form, क्या बनता है, प्राइमरी follicles। क्या बनता है, प्राइमरी follicle। what it forms, प्राइमरी follicle। और सारे सेल्स बनना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सब चेंजेस होते रह रहा है, एक लड़की जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रही है, और सारे ग्रैनुलोसा सेल्स बनेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो इसी तरह चेंजेस आते रहते हैं ओवरी में। सेक्शनल व्यू में हम लोग देखेंगे किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं बच्चों।
फिर हम लोग किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं और हम लोग फिर उस डायग्राम को लेकर साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक, मैं फिर से और एक बार दोहरा लूं जो मैं तुरंत बोली हूं। तो गर्भाशय में जब एक फीटस है, जब एक लड़की का गठन हुआ है और वो 9 महीने तक रहने वाली है माँ के गर्भाशय में, बाकी अंगों के गठन के साथ कुछ और प्रक्रियाएं भी होते रहती है। वो क्या है ये, जबकि नर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि नर में आप लोगों ने देखा था जन्म के साथ कुछ नहीं हो रहा था। वो कब हो रहा था, जब वो प्यूबर्टी को अटेन कर रहे थे। लेकिन क्या देखोगे यहाँ पे गर्भाशय में ही एक लड़की की ओवरी में क्या बनना शुरू हो जाता है, एग्स का बनना शुरू हो जाता है। और उसको क्या बोलते हैं, मिलियंस रहता है बेटा, बहुत सारा रहता है, इतना बनता है, वो भरा हुआ रहता है। उसको क्या बोलते हैं, oogonia मदर सेल्स। क्या बोलते हैं, oogonia मदर सेल्स। और जानकर आप लोग को ताज्जुब भी होगा, इसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जो माइटोसिस हुआ और नंबर बढ़ गए, वो जो असंख्या के बारे में, असंख्य जो है मैं जिसके बारे में बता रही हूँ, वो माइटोसिस से आया। फिर आप लोगों ने देखा था ना, स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस होनी है, क्योंकि युग्मक बनने के लिए मियोसिस होना है, क्योंकि हैप्लॉइड नंबर तक पहुंचना है। अब यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मियोसिस का सिर्फ मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 होकर रुक जाता है और तब उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes। क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes। बस इतना होकर वो रुक गया, बाकी का काम नहीं होगा। जैसे था ओवरी में, ये प्राइमरी oocytes को एक लड़की अपने साथ कैरी करती है। जैसे ही वो जन्म के साथ कैरी कर रही है, प्यूबर्टी के तरफ, रास्ते की तरफ आगे बढ़ रही है, तब ये जो असंख्य या इन्यूमरेबल नंबर्स में ये बहुत सारी जिसकी संख्या थी, वो धीरे धीरे क्या देखोगे, सेल्स है ना बेटा, लिविंग सेल्स है। किसी का डेथ हो गया, कुछ हो गया, तो वो संख्या घटते जाता है। और जैसे ही एक लड़की प्यूबर्टी अटेन करती है, यदि उसकी गिनती की जाए प्राइमरी oocytes का, किसका, प्राइमरी oocytes का, तब क्या देखोगे, 60,000 से 80,000 तक ही सीमित रह जाता है ओवरी में प्राइमरी oocytes। मतलब प्यूबर्टी में जो अब चेंजेस होने वाले हैं वो मिलियंस में नहीं होने वाले हैं। किस में होने वाले बेटा, 60,000 से 80,000 तक के बीच में जो प्राइमरी oocytes है उसमें होने वाले हैं। अब जैसे ही एक लड़की प्यूबर्टी अटेन करती है, तो वो जो प्रोफेज 1 तक हो चुका है प्राइमरी oocyte, वो अपने आप चारों तरफ क्या देखोगे, कुछ सेल्स अपने चारों तरफ बनाना शुरू करता है। उसको क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स। और जब वो प्राइमरी oocyte विद ग्रैन्युलोसा सेल्स जब साथ आते हैं, तो एक स्ट्रक्चर का गठन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये जो ओवरी के अंदर में स्ट्रक्चर है बच्चों, ये क्या है, सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। जैसे सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल तुम लोगों ने देखा था नर में, तो मादा में भी ये क्या देखो, सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ब्लड वेसल्स। यहाँ आप क्या देख रहे हो, ये सेक्शनल व्यू में जो प्राइमरी oocyte अपने चारों तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स का एक लेयर बना चुका है, तब उसका नाम क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल। ऐसा नहीं है एक प्राइमरी फॉलिकल है, देखो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। ये प्रक्रिया चलते रहेगा प्यूबर्टी के बाद। किसके बाद, प्यूबर्टी के बाद। उसके बाद आप देखो और सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स चारों तरफ बनेंगे, और सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स प्राइमरी फॉलिकल है। देख लो, ये प्राइमरी फॉलिकल और सारे ग्रैन्युलोसा सेल्स और सारे लेयर्स बन जाएंगे ग्रैन्युलोसा सेल्स का, और एक थीका एक लेयर भी बनना शुरू हो जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल।
तो प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल में भी क्या है, प्राइमरी oocyte है। लेकिन प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, सिर्फ कुछ लेयर ऑफ सिंगल लेयर या 2 लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स थे। लेकिन अब सेकेंडरी फॉलिकल में बहुत सारे लेयर्स आ गए। क्या आ गए, बहुत सारे लेयर्स आ गए हैं। तो इसको देखो, प्राइमरी फॉलिकल से जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, कोई डिवीजन नहीं हुआ है ना, याद रखोगे। तो वो क्या हो गया, क्या बोलेंगे, व्हाट, दैट इज द सेकेंडरी फॉलिकल, सॉरी दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल मैं क्या बताना चाह रही हूँ, प्राइमरी फॉलिकल, फिर क्या है सेकेंडरी फॉलिकल। तो अब क्या देखोगे, कुछ चेंजेस होने जरूरी है। तो वो चेंजेस कैसे आएंगे वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि किस तक पहुंचना है, हैप्लॉइड गैमेट्स तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, हैप्लॉइड गैमेट्स तक पहुंचना है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल आप क्या देखोगे, सेकेंडरी फॉलिकल अभी फॉलिकुलर चेंज हो रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल में और कुछ चेंजेस आ जाएंगे। आप क्या देखोगे, वो फॉलिकल में आप देख रहे हो ना, क्या देखोगे, सेकेंडरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगा। देखो, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनना मतलब फ्लूइड भी अंदर में है, आप देख सकते हो, ये जो oocyte है और क्या है, फ्लूइड भी बन रहा है, एक कैविटी है, उसको क्या बोलते हैं, एंट्रम। तो फर्स्ट क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंड क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, थर्ड क्या बना, टर्शियरी फॉलिकल बना, थर्ड क्या बना, टर्शियरी फॉलिकल बना। तो आप क्या देखोगे, धीरे धीरे ये प्राइमरी oocyte है, क्या है, प्राइमरी oocyte। यहाँ पे देखो, टर्शियरी फॉलिकल में क्या आया, फ्लूइड फिल्ड कैविटी आया, और फिर इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी के बाद लेयर्स भी, एक इनर थिका लेयर, इंटरना और एक आउटर लेयर भी बनना शुरू किया। अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल है, इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। तो हमेशा याद रखोगे, मियोटिक डिवीजन प्रोफेज 1 स्टार्ट कहाँ हुआ था बच्चों, वेयर डिड इट स्टार्ट, इट स्टार्टेड इन द फीटल ओवरी। लेकिन जब वो प्यूबर्टी अटेन करती है, प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल बना, और ये टर्शियरी फॉलिकल में तुम लोग देख सकते हो क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और उसमें क्या चीज बनेगा, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte कब बन चुका था, प्राइमरी oocyte जब फीटल ओवरी गर्भाशय में ही रहते हुए बन चुका था। प्यूबर्टी जब अटेन किया तब किसका गठन हुआ, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी ये जो सेकेंडरी oocyte है, ऑब्वियस है, आप लोग देखे थे ना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में 2 डॉटर सेल, सेकेंड मियोटिक डिवीजन में 4 डॉटर सेल्स, इस तरह से आप लोग देख चुके थे। तो यहाँ पे क्या बना, 2 डॉटर सेल्स में सेकेंडरी oocyte बना और क्या बना, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब क्या देखोगे, ये फर्स्ट सेकेंडरी oocyte या फर्स्ट पोलर बॉडी जैसे ही सेकेंडरी oocyte बना, वो अपने चारों ओर एक लेयर बना लिया, वो अपने चारों ओर एक स्पेशल लेयर बना दिया जिसका नाम क्या है, जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा क्या है वो हम लोग आगे की क्लासों में देखेंगे। जोना पेल्यूसिडा, तो आप देखो सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी, अब फॉलिकल में और चेंजेस आया। अब उस फॉलिकल को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। तो जैसे ही एक लड़की मैच्योर स्टेज में मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करती है तो ओव्यूलेशन होता है बेटा, एग का रिलीज होता है। किसका रिलीज होता है, एग का रिलीज होता है। और ये एग किस स्टेज में रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte, मतलब डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। वो जब ओवरी से निकला उसका डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ क्या कंप्लीट हुआ,
मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? मियोसिस 1। तो मैं फिर से, क्योंकि नहीं समझोगे तो फिर, तो पहले क्या है? ऊगोनियम मदर सेल। क्या है? ऊगोनियम मदर सेल। ऊगोनियम मदर सेल्स का क्या हुआ? फीटल ओवरी में डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ? प्रोफेज 1 और मियोसिस 1। तब वो क्या बना? प्राइमरी oocyte। क्या बन गया? प्राइमरी oocyte। सेल्स के लेयर्स का बनना शुरू हुआ, वो क्या बना? सेकेंडरी oocyte। क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte। सॉरी, क्या बन गया? सेकेंडरी फॉलिकल। तो पहला क्या बना? उसके लेयर्स बनना शुरू हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी। तो फर्स्ट वो क्या बना? प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद और लेयर्स बनना शुरू हुआ, तो वो क्या बना? प्राइमरी oocyte। और इसके चारों तरफ जो सेल्स का लेयर बन रहा है, तो फर्स्ट क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। सेकेंड क्या है? सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में देख रहे हो ना, न्यूथिका से वो सराउंडेड हो रहा है। और उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल का गठन हो रहा है। अब सेकेंडरी फॉलिकल का गठन होने के बाद आगे बढ़ेगा, वो क्या बनाएगा? टर्शियरी फॉलिकल। जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेज में टर्शियरी फॉलिकल, और ये सब कब हो रहा है? प्यूबर्टी में। टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, वहां क्या देखोगे? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनेगा। क्या बनेगा? फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसका नाम क्या है? एंट्रम। जिसका नाम क्या है? एंट्रम। बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और इस टर्शियरी फॉलिकल में जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में आप क्या देखोगे? मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, और क्या चीज? प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte बनेगा, और एक पोलर बॉडी बनेगा। और ये सेकेंडरी oocyte पोलर बॉडी अपने आप को और चेंजेस के तहत क्या करेगा? क्या बनाएगा? ग्राफियन फॉलिकल। किसके अंदर में अब ये चला जाएगा? फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल था, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, और परिपक्व जो है वो है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में बच्चों क्या है? सेकेंडरी oocyte एंड द पोलर बॉडी। अब क्या होगा? एक लड़की सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर चुकी है, उसका ओव्यूलेशन होगा, ओवरी से एग का निकलना शुरू होगा। और वो किस स्टेज में होगा बेटा? सेकेंडरी oocyte स्टेज में। किसमें? सेकेंडरी oocyte। Ovulation releases the egg at the secondary oocyte stage, not that exact thing which is required for nication or fertilization. तो ये क्या देख रहे हो? बीच रास्ते ये जो ओव्यूलेशन हुआ, ये ओव्यूलेशन कब हुआ? सेकेंडरी oocyte स्टेज में हुआ। किसमें हुआ? सेकेंडरी oocyte स्टेज में हुआ। तो ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन हो गया मतलब अब इसको कहाँ जाना है? ओव्यूलेशन होने के बाद इसको कहाँ पहुंचना है? अल्टीमेटली इसको कहाँ पहुंचना है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पहुंचना है? फैलोपियन ट्यूब में। बाकी की प्रक्रियाएं बच्चों, जब सेकेंडरी oocyte से आगे प्रक्रियाएं आगे जो बढ़ने वाली है, वो कब होगी? यदि उस सेकेंडरी oocyte को शुक्राणु मिल जाते हैं, स्पर्म मिल जाते हैं, तभी जाकर वो स्टेज कंप्लीट होने वाला है, वो डिवीजन कंप्लीट होने वाला है। तो ओव्यूलेशन में डिस्चार्ज हो गया। जैसे ही सेकेंडरी oocyte है, मैं बता चुकी हूँ, सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक बहुत ही जबरदस्त लेयर का गठन कर लेता है। इसके पीछे भी कारण है। उसको क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। इसको क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। वो लेयर जो है, जो सेकेंडरी oocyte बनाया, उसको क्या बोलेंगे? जोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे? जोना पेलुसिडा। तो चलो पहले क्या देखें? ये ओवरी में देखो क्या कितना सारा चेंजेस है। पहले क्या देखे? प्राइमरी फॉलिकल। फिर क्या देखे? सेकेंडरी फॉलिकल। फिर आप क्या देख रहे हो? टर्शियरी फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte बन गया। अब क्या है? मेच्योर जो है, अब ये फटने से पहले, ओव्यूलेशन से पहले जो मेच्योर स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे? ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हुआ, ओवम निकला, लेकिन वो कंप्लीट डिवीजन वाला नहीं है। किस स्टेज में है? सेकेंडरी oocyte विद ए पर्टिकुलर लेयर अराउंड इट नोन एज जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा।
और ये जो ग्राफियन फॉलिकल जो सेकेंडरी oocyte में जोना पेल्यूसिडा को रिलीज कर दिया, पोलर बॉडी के फेट भविष्य के बारे में हम लोग अभी तक नहीं बता सकते हैं। तो वो ग्राफियन फॉलिकल क्या बन जाता है बेटा, विदाउट द एग फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल, लेकिन उससे सेकेंडरी oocyte या एग निकल चुका है। तब उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम। तब उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल देम, कॉर्पस लूटियम। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ओवरीज में हॉर्मोन्स भी होते हैं बेटा, हॉर्मोन्स भी रिलीज, जैसे आप लोग नर प्रजनन तंत्र में हार्मोनल रेगुलेशन की बात किए थे, उसी तरह मादा प्रजनन तंत्र में भी हार्मोनल रेगुलेशन है, जो कि बाकायदा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, जब एग ओवम रिलीज हो गया, तो ये जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्पस लूटियम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका रहना ओवरी में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या हार्मोन रिलीज करता है शरीर में, प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। यदि उस एग को, जो भी सेकेंडरी oocyte है, जो तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच चुका है, यदि उसको स्पर्म मिल गया है, क्या है, स्पर्म मिल गया है, तब शरीर को प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत नहीं है उतना, शरीर को प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत नहीं है। तब क्या होगा, ये जो कॉर्पस लूटियम है ये अपने आप को खत्म कर लेगा, क्योंकि अब इसका काम नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन का शरीर को जरूरत नहीं है। लेकिन यदि निषेचन की प्रक्रिया हो चुकी है, तब ये कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, अपने आप को बचा कर रखेगा। क्यों बचा कर रखेगा बच्चों, क्योंकि इसको प्रोजेस्टेरॉन बनाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन बनाना है। और प्रोजेस्टेरॉन क्यों बनाना है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। एक जाइगोट जब यूट्रस में पहुंच रहा है, या एक लेडी महिला जब प्रेग्नेंट है, उसको मेंटेन करने के लिए भी हार्मोन चाहिए, और वो कौन सा हार्मोन चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो कॉर्पस लूटियम है ये अपने आप को खत्म कब कर देगा, यदि निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई है। और यदि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, निषेचन की प्रक्रिया हो चुकी है, तब ये अपने आप को वाकई खत्म नहीं करेगा, क्योंकि इसका अहम काम है उस वक्त मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना पड़ेगा फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो आप लोग देखें ना कितना किस तरह से ये पूरा प्रक्रिया हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कैसे वो कहाँ पहुंचा, बाकी डिविजन्स कैसे हुए, क्यों हुए, और किस तरह से अल्टीमेटली वो फ्यूजन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य दे देती हूँ। जो भी पढ़ाई हो उसका गृह कार्य देना बहुत जरूरी है, होमवर्क दे देती हूँ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं फिर दोहराऊंगी। जो ये जो डायग्राम है सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के प्रश्न पत्र में यदि देखोगे तो देखोगे ये डायग्राम और सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो इसके पहले वाले क्लास में देखे थे, दोनों बनाने के लिए दिया जाता है। और बच्चों उसको बहुत हर एक साल ऑल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन रिलीज होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ वो क्या है, ड्रॉ ए सेक्शनल व्यू, ड्रॉ ए सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। वो कौन सा व्यू ऑफ ओवरी है, सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। सेकंड जो मैं क्वेश्चन दूंगी उसका क्या है, व्हाट इज कॉर्पस लूटियम, व्हाट इज कॉर्पस लूटियम। और बकायदा मैं इसका फंक्शन बता चुकी हूँ, वो क्या है, व्हाट इज इट्स फंक्शन, व्हाट इज इट्स फंक्शन। ठीक है, ये जो तीसरा प्रश्न है जो मैं तुम लोगों को दे
प्यूबर्टी। तुम लोगों ने देखा ना कैसे प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte तक बनने में कितने सारे चेंजेस आए। वो स्टेप वाइज जो चेंजेस है जो हम लोगों ने डिस्कस किया आज, उसको तुम लोग स्टेप वाइज लिखोगे। जो बर्थ से लेकर वो प्यूबर्टी तक और ओव्यूलेशन तक क्या क्या चेंजेस हुआ, सारा उसको मेंशन करना है। और एक चीज तुम लोगों को, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जगह के अभाव से मैं यहाँ नहीं लिख पा रही हूँ। वो क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन। कोशिश करोगे कितने डिफरेंसेस लिखना है, 4, एटलीस्ट 4। किसके किसके बीच में, oogenesis के बीच में और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस तुम लोगों को लिखना है, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में। इसमें तो सुनकर ही तुम लोगों को पता चल गया होगा किस तरह का डिफरेंसेस है, काफी डिफरेंसेस है। तो एटलीस्ट 4, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं, 4। और हमेशा कोशिश करोगे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देने का, किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का और oogenesis का, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन स्पर्मेटोजेनेसिस का भी दिया हुआ है, oogenesis का भी दिया हुआ है। यदि लिखने के साथ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन को देते हो तो क्या है, आपको अच्छे अंक मिलने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ ये जो 4 प्रश्न के साथ और क्या है, छोटा छोटा जो चीज तुम लोग को बताया गया है उस पर भी ध्यान दोगे, क्योंकि एनसीईआरटी किताब का एक एक अक्षर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही मैं समाप्त करना चाहूंगी और नेक्स्ट पार्ट को लेकर हम लोग फिर पहुंचेंगे और वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है। और तुम लोग तो सेकेंडरी oocyte और ओव्यूलेशन तक देखकर आज हम लोग रुक गए, तो तुम्हारे मन में शायद चाहत होगी जो इसके बाद की प्रक्रिया कैसे होने वाली है, जो कि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट भाग में लेने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी। स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे और पढ़ाई ध्यानपूर्वक करोगे।